दौरा किया। सांसद धुरियारी पंचायत के शिवनगर सोनाखाल पहुंचे थे, जहां उन्होंने पहले ट्रैक्टर पर चढ़कर सुदूर इलाकों का दौरा किया और बाढ़ग्रस्त इलाकों में जब जमीन पर चलने की बारी आई तो वो लोगों के कंधे पर सवार होकर बाढ़ग्रस्त इलाके को पार करते हुए दिखे। कंधे पर सवार सांसद का वीडियो वायरल हो रहा है। इस मामले में जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने सफाई भी दी और उन्होंने कहा कि तारिक अनवर की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहे थे और इसे देखते हुए लोगों ने उन्हें कंधे पर उठाकर प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करवाया और ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। उनका ऐसा लगा इस तेज धूप में कुछ माथा में चक्कर जैसा लगा, तो ग्रामीणों का ऐसा प्रेम था कि वो इतना बात सुनना क्या, वो अपने गोद में उठा लिया, बोले कि सर हम लोग हैं। और उनको जो है थोड़ा दूर बांध था, वहाँ तक जो है वो लेकर गए। हम लोग तो जैसे तैसे चप्पल जूता उठा करके सब कार्यकर्ता चले, उनके साथ साथ चले। फिर हम लोग का एक जगह, चूँकि ग्रामीणों का सभा था, कटाव से संबंध को लेकर के हज़ारों की संख्या में ग्रामीण जुटा हुआ था, फिर वहाँ पर गए हम लोग। वहाँ पर जो अपना बात करना था, पदाधिकारी से जो बात करना था, वो बात भी हुई। तो देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि तारिक अनवर की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए ग्रामीणों ने उन्हें कंधे पर उठाया था। लेकिन कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने सफाई दी है, अपनी ही जिला कांग्रेस अध्यक्ष के दावों को झुठला दिया। उन्होंने क्या बयान दिया, आपको सुनवाते हैं। और दूसरा ये कि वहाँ के लोगों की मोहब्बत थी। वो कीचड़ में कह रहे थे कि नहीं आप जाइएगा तो फंस जाइएगा, गिर जाइएगा, तो उन्होंने कंधे पर उठा लिया और कोई बात नहीं थी। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लोगों ने खुद ब खुद आपको? हाँ, नहीं, जैसा मैंने कहा ना कि थोड़ा सन स्ट्रोक ज़रूर लगा था हमको, क्योंकि गर्मी बहुत ज़बरदस्त थी और उसकी वजह से थोड़ा हमको अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा था। तो लोगों ने देखा जब कि हम अनकम्फर्टेबल हैं, तो लोगों ने खुद ही कहा कि नहीं आप ऐसे मत चलिए कीचड़ में, आपको हम लोग वहाँ तक पहुँचा देते। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। सभी पार्टी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई दिख रही हैं। महागठबंधन और एनडीए गठबंधन में बैठकों का दौर भी दिख रहा है। और इस बीच दिल्ली में जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार के दिल्ली स्थित आवास पर जेडीयू की मीटिंग हो रही है। इस बैठक में एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भी शामिल हैं। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े भी बैठक में पहुंचे। इस बैठक में उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग को लेकर रणनीति पर चर्चा हो रही है। और अगली खबर पटना से ये बड़ी जानकारी, जहां बीजेपी दफ्तर पर परिचारी संघ का प्रदर्शन दिखा। बीजेपी कार्यालय का घेराव किया गया है। नियुक्ति देने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन चल रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल की वहां पर मौजूदगी है। नीतीश कुमार ने चुनावी साल में महिलाओं को एक और बड़ा तोहफा दे दिया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके सामने। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 9,000 और आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय 4,000 से बढ़ाकर 4,500 रुपए किया गया। इस फैसले पर समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने खुशी जाहिर की और इस फैसले को महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण बताया है। देखिए, महिलाओं को एक और बड़ा तोहफा सीएम का मिला। सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा देते हुए आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ा दिया है। सहायक सेविकाओं का भी मानदेय बढ़ा है। और आपको बता दें कि आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 7,000 से बढ़ाकर अब 9,000 रुपए किया गया है, जबकि सहायिका का मानदेय भी 500 रुपए बढ़ा दिया गया। और देखिए, ये बड़ी सौगात बिहार की महिलाओं को एक और बड़ी सौगात कह सकते हैं। इससे पहले आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की तरफ से 10,000 रुपए आर्थिक मदद की बात कही गई। 6 महीने का आकलन होगा और उसके बाद 2 लाख सरकार कारोबार के लिए देगी। और अब ये देखिए, आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए भी सरकार ने सोचा है, मानदेय उनका बढ़ाया गया है। सहायिका का मानदेय बढ़ाकर 4,500 रुपए कर दिया गया, जो कि पहले 4,000 रुपए था। और आंगनबाड़ी दीदियों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी। मदन जी, एक के बाद एक लगातार महिलाओं के लिए आपकी सरकार लगातार तोहफे दे रही है। अब आज मुख्यमंत्री ने भी एक पर पोस्ट करके जो आंगनबाड़ी सेविका हैं उनके मानदेय में बढ़ोतरी और जो उनकी सहायिका हैं उनके मानदेय में बढ़ोतरी। क्या महिला वोटर पे ज़्यादा ही नज़र पड़ गई है वोटरों पे?
नहीं, इसको हम लोग इस रूप में नहीं देखते हैं, क्योंकि पेंशन की राशि बढ़ी है अभी 400 से 1100, तो ये बात भी स्पष्ट होना चाहिए कि 400 रुपया भी 200 से 400 भी माननीय मुख्यमंत्री जी किए थे 2015 में, और उसके बाद अभी पेंशन बढ़ा है 1100 रुपया हो गया। तो और ये आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का भी पिछले साल भी हम लोग बढ़ाए थे 1050 रुपया सेविका का, हम लोग पिछले साल भी बढ़ाए तो 7000 हो गया। अब 2000 रुपया इस बार बढ़ाए हैं, तो 7000 होने के बाद भी उन लोग का डिमांड भी था। और बहुत सारे जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसमें बच्चों के देख रेख के अलावा उनको और भी कई काम में लगाया जाता है, तो काम के अनुसार उन लोग को राशि कम लग रहा था और हम लोग इसको महसूस भी कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार इनको कह रहे थे, आश्वस्त कर रहे थे कि हम लोग इसको बढ़ाएंगे, तो आज बढ़ाए हैं तो हम लोग खुशी भी हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए हम लोग विभाग के मंत्री होने के नाते तो ज़रूर हम आभार व्यक्त करेंगे कि हमारे रहते हम इस विभाग के मंत्री हैं। करना तो माननीय मुख्यमंत्री जी को अंतिम रूप से फैसला उन्हीं को लेना है, लेकिन इस विभाग के मंत्री होने के नाते तो हमको दोहरा खुशी मिला कि इस विभाग में पेंशन भी बढ़ा और आज आंगनबाड़ी सेविका का जो है इतना बड़ा उनको तोहफा मिला। और अगली खबर नेपाल से, जहां नेपाल में सड़क से संसद तक प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। ये लोग नेपाल में सोशल मीडिया बैन का जोरदार विरोध करते हुए देखे जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी नेपाल की संसद में घुस गए। प्रदर्शन की वजह से काठमांडू में कर्फ्यू की स्थिति बन गई। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया। दरअसल नेपाल में सोशल मीडिया को कानूनी दायरे में लाने की तैयारी हो रही है। विदेशी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को नेपाल में रजिस्टर करने को कहा गया। कंपनियों को लोकल प्रतिनिधि नियुक्त करने को कहा गया है। जिन कंपनियों ने रजिस्टर नहीं किया उनको बैन किया गया है और इसी के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। जेंजी का आक्रोश आज सड़क से लेकर संसद तक देखने को मिल रहा है। ये लोग ओली सरकार के खिलाफ आर पार करने के मूड में दिख रहे हैं। और अब हिमाचल से खबर, जहां हिमाचल के मंडी में एक मकान भरभरा कर गिर गया। देखते ही देखते एक आशियाना धुएं के गुब्बार की तरह तब्दील हो गया। मंडी के बाली चौक की ये घटना है, जहां पर मकान गिरने का लाइव वीडियो देखने को मिला। यहां हालात ऐसे हैं कि अब तक कई मकान धराशायी हो चुके हैं। अब एक और मकान के गिरने का वीडियो सामने आया है, जिससे लोग दहशत में हैं। बताया जा रहा है कि मार्केट के पास जमीन धंसने की वजह से अब तक कई मकान जमींदोज हो चुके हैं। और अगली खबर चंबा से, चंबा में रावी नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। सैलाब में एक विशालकाय पेड़ नदी में जा समाया। पुराना शीतलापुरा के पास ये पेड़ सही सलामत दिखाई दे रहा था, लेकिन सैलाब की तेज धार में देखते ही देखते ये नदी में समा गया। अगली खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खबर। जम्मू कश्मीर में बाढ़ बारिश के बाद रास्ते बंद हैं, कई हाईवे जाम हैं, जिन्हें खोलने का काम युद्ध स्तर पर हो रहा है। राजौरी के कलार केरी डूंगी सड़क को भी साफ किया जा रहा है। मलबा हटाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें तैयार हैं, जो कि काम में जुटी हुई हैं। बस कुछ ही वक्त और, जिसके बाद रास्ते को पूरी तरीके से बहाल कर दिया जाएगा। राजौरी की एक और तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रास्ते बंद होने की वजह से जगह जगह पर गाड़ियां अटकी हुई हैं। मुगल रोड के रास्ते कश्मीर जाने वाली गाड़ियां रास्तों में घंटों तक खड़ी रहीं। जानकारी मिलते ही एसपी खुद मौके पर पहुंचे और ट्रैफिक खुलवाने में उन्होंने मदद की। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में नेशनल हाईवे 44 पर भूस्खलन के बाद रास्ता जाम हो गया। रास्ते को सुचारू रूप से चलाने का काम तेजी से जारी है। धराद में विस्फोट करके बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ा जा रहा है और श्रीनगर किश्तवाड़ से जम्मू कश्मीर तक के सड़क नेटवर्क को दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है, जो पिछले 13 दिनों से बाधित है। और जम्मू कश्मीर में आपदा की इस घड़ी में कई जगहों पर सेना ने अपने साहस का परिचय दिया। उधमपुर के लट्टी घराट में भी भूस्खलन के बाद सेना के जवान पहुंचे और भूस्खलन की चपेट में आए स्कूल के सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित निकाला गया, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। सेना के जवानों ने यहां अपनी जान की परवाह किए बिना स्कूल के सभी सामान को लोगों तक पहुंचाया। सेना के साहसिक कदम के बाद हर तरफ सेना की सराहना हो रही है। और बाढ़ बारिश के साथ ही आतंकी भी तबाही के इरादे में एक्टिव दिख रहे हैं और इसे लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। मगर उससे पहले देखते हैं कुलगाम में जारी आतंकियों से मुठभेड़ की खबर।
कुलगाम के केद्दूर इलाके में सेना और आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में अब तक एक आतंकी को ढेर किया जा चुका है। कुछ और आतंकियों के घिरे होने की खबर, जो कि आतंकी एनकाउंटर में मारा गया, उसकी पहचान भी उजागर हो चुकी है। मारे गए आतंकी का नाम आमिर डार बताया जा रहा है, जो कि जम्मू कश्मीर के ही शोपियां जिले के रहने वाला था। आतंकी आमिर डार आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ था। मुठभेड़ में सेना का एक जेसीओ भी घायल हुआ। कुछ और आतंकियों के घिरे होने की अभी खबर है, जिन्हें मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों ने पूरे गुद्दर इलाके को घेर लिया है। सभी रास्तों को सील किया जा चुका है और सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। वहीं पाकिस्तान से बड़ी संख्या में आतंकी घुसपैठ की कोशिश में भी दिखाई दे रहे हैं। खुफिया सूत्रों के हवाले से ये खबर दे रहे हैं। खबर है कि पंजाब के बॉर्डर इलाके में आई बाढ़ का फायदा उठाकर आतंकी घुसपैठ करना चाहते हैं, जिसको लेकर बीएसएफ अलर्ट है। बॉर्डर पर जिन इलाकों में पानी भरा है, वहां इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस को बढ़ा दिया गया है। सीमा पर और अतिरिक्त जवानों की तैनाती भी की गई है। आपको बता दें कि बाढ़ से बॉर्डर इलाकों में बीएसएफ की करीब 100 चौकियों को नुकसान पहुंचा, लेकिन जवान अभी भी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। और आरएसपुरा में इंटरनेशनल बॉर्डर से एक पाकिस्तानी नागरिक को हिरासत में लिया गया। बीएसएफ ने सुचेतगढ़ में इंटरनेशनल बॉर्डर पार करते हुए भारत में दाखिल होते हुए पाकिस्तानी नागरिक को हिरासत में ले लिया। युवक से पूछताछ हो रही है। बताया जा रहा है कि युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं, लेकिन बीएसएफ इस बात का पता करने में जुटी है कि आखिर ये शख्स वहां तक पहुंचा कैसे। क्या वाकई इसकी मानसिक हालत खराब है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है। और देश में आतंकी साजिश के मामले में एनआईए ने आज बिहार और जम्मू कश्मीर सहित 5 राज्यों में छापेमारी की है। देश भर में 22 ठिकानों पर एनआईए ने दबिश दी, जिसमें बिहार में 8 ठिकाने, जम्मू कश्मीर में 9 ठिकाने शामिल हैं। बिहार के कटिहार में 6 से ज्यादा घरों में एनआईए की टीम पहुंची। सेमापुर थाना क्षेत्र के सुखासन गांव में इकबाल को हिरासत में लिया गया। इकबाल पहले भी जेल जा चुका है और उसके बाद अब मुतल्लिक को भी गुजरात से गिरफ्तार किया गया है। आपको बताएं कि मुतल्लिक भी मूल रूप से कटिहार का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि ये कटिहार के बालू घाट का रहने वाला है। एनआईए ने मुतल्लिक की गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को नोटिस से दे दी है। एनआईए ने सेमापुर में मुबारक, नूर आलम, हाशिम, निजाम और इकबाल के घर पर भी दबिश दी है। पुलिस ने नूर आलम के मोबाइल और सिम कार्ड को भी जब्त किया है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको पटना से बड़ी खबर दे, जहां पर विधायक खरीद फरोख्त के मामले में ईओयू की टीम जेडीयू विधायक संजीव कुमार के बॉडीगार्ड से पूछताछ कर रही है। बता दें आपको कि पटना के ईओयू कार्यालय में 2 बॉडीगार्ड से ये पूछताछ हो रही है। इस मामले में जेडीयू विधायक दिलीप राय और बीजेपी विधायक भगवतिया देवी को भी नोटिस जारी किया गया। दोनों को अगले हफ्ते अपना पक्ष रखने के लिए दफ्तर बुलाया गया। माना जा रहा है कि 15 सितंबर को भगवतिया देवी से और दिलीप राय से 17 सितंबर को ईओयू की टीम पूछताछ कर सकती है। खरीद फरोख्त मामले में आर्थिक अपराध इकाई की जो अनुसंधान है वो काफ़ी धार पकड़ चुकी है, काफ़ी तेज हो चुकी है। इस मामले में बीजेपी के जो विधायक हैं मिश्री लाल यादव, उनसे सोमवार को 4 घंटे तक पूछताछ हुई है। और इससे पहले अगर हम बात करें तो पूर्व विधायक जो हैं बीमा भारती विधायक डॉक्टर संजीव के साथ पूछताछ हुई। उसके अलावा अन्य कई लोग हैं, उनसे भी पूछताछ हुई। और अब जो जानकारी मिली है आर्थिक अपराध इकाई के जो हमारे आधिकारिक जो सोर्सेज हैं, उन्होंने बताया है कि आज से जो विधायक के जो बॉडीगार्ड्स हैं, अंगरक्षक हैं, उनसे एक एक करके पूछताछ किया जाएगा। इकाई के जो अधिकारी सोर्स हैं बता रहे हैं कि उसका भी जो है हकीकत जो है खंगालेगी आर्थिक अपराध इकाई की टीम। हालांकि इस दौरान ये भी पूछा गया कि इससे पहले 2 सम्मन जो आपको जारी किए गए थे उस दौरान क्यों नहीं आया, तो मिश्रा यादव ने ये कहा कि हम बीमार थे और इसकी जानकारी अपने वकील के जरिए आप लोगों तक पहुंचा दिया गया था। तो फिलहाल कह सकते हैं कि आर्थिक अपराध इकाई जो है वो विधायक खरीद फरोख्त मामले में अपने अनुसंधान काफ़ी तेज कर रखी है और तथ्य के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर यह अनुसंधान चला रही है। अब बारी है तो विधायकों के जो बॉडीगार्ड्स हैं, अंगरक्षक हैं, उनसे पूछताछ करके जो बातें विधायकों ने बताया है, पूर्व विधायकों ने बताया है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बिहार से आपको बड़ी खबर दे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आधी आबादी को एक और बड़ी सौगात दी। सीएम ने पिंक बस सेवा के दूसरे चरण में 80 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें सिर्फ महिलाएं ही बैठ सकेंगी और इसके अलावा
सीएम ने बीएसआरटीसी की 1065 बसों में ई टिकटिंग सुविधा की भी शुरुआत कर दी है, जिससे लोगों को बसों में सफर करने के लिए टिकट बुकिंग में परेशानी नहीं होगी। और चलिए एक बार फिर से आपको नेपाल की खबर दिखाते हैं, जहां पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। नेपाल में सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शनकारियों का कब्जा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से स्थिति को कंट्रोल करने की वहां पर कोशिश हो रही है। फिलहाल वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। दरअसल ये लोग नेपाल में सोशल मीडिया बैन का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार ने जो फैसला किया है कुछ ऐप्स को बैन करने का, वो सही नहीं है और उसी बात को लेकर ये गुस्सा है। प्रदर्शनकारी नेपाल की संसद में दाखिल हो गए। प्रदर्शन की वजह से काठमांडू में कर्फ्यू लगाना पड़ गया और स्थिति आप वहां की देख सकते हैं। हर तरफ पत्थर ही पत्थर आपको दिख रहे होंगे। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ताकि लोगों को कंट्रोल किया जा सके। और ये देखिए, ये ठीक संसद परिसर की बाहर की तस्वीरें हैं, सड़क की तस्वीर है जहां पर इस वक्त प्रदर्शनकारियों का कब्जा है और लोग यहां पर इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो सरकार ने फैसला किया ऐप को बैन करने का, उस पर उनकी सहमति नहीं है। वो इस फैसले को सही नहीं मानते और इसी वजह से एक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। दरअसल नेपाल में सोशल मीडिया को कानूनी दायरे में लाने की सरकार की कोशिश है। विदेशी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को नेपाल में रजिस्टर करने को कहा गया। सरकार का कहना है कि जो वैध कंपनियां हैं वो रजिस्टर्ड करा ले नेपाल में और उसके बाद वो चला सकते हैं अपने ऐप को, लेकिन कंपनियों को लोकल प्रतिनिधि नियुक्त करना होगा जो कि वो पूरा मॉनिटरिंग कर सके। जिन कंपनियों ने रजिस्टर नहीं किया उनको बैन किया गया है और उसी के खिलाफ ये प्रदर्शन है। इसमें ज्यादातर युवा हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि जेनजी का आक्रोश काठमांडू में दिखाई दे रहा है, नेपाल में दिखाई दे रहा है। जेनजी ये नहीं चाहते कि जिन ऐप से वो जुड़े हुए हैं उस पर सरकार बैन लगा दे और उसी बात का विरोध करते हुए ये देखिए सरकार से आर पार की मूड में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल वहां पर स्थिति को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश हो रही है। पुलिस वालों पर कैसे पत्थर बरसाए जा रहे हैं उसकी तस्वीरें आपके सामने है। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं ताकि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। कर्फ्यू के बावजूद वहां पर लोग सड़कों पर दिख रहे हैं और ये जेनजी का आक्रोश है। आक्रोश विचारों का भी है। एक तरफ जहां सरकार मानती है कि रजिस्टर्ड कंपनियां अपने ऐप को चला सकती हैं, तो जेनजी का कहना है कि इस तरीके के विचार सही नहीं हैं और सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और देखिए उसी बात का विरोध करते हुए संसद परिसर तक पहुंच गए, उसके बाद वहां से उन्हें हटाया गया। तो संसद से लेकर सड़क तक जेनजीज का आक्रोश नेपाल में दिखाई दे रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए इनफ इज इनफ करके पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि अब बहुत हो गया, आर पार की मूड में है। और दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो सुबह से जो प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रदर्शन के लिए आक्रोश दिखाने के लिए बैनर पोस्टर तक तैयार किए गए, पहले सरकार को चिताने की कोशिश की गई और उसके बाद संसद से लेकर सड़क तक ये प्रदर्शन चल रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये लोग ओली सरकार के खिलाफ हैं और आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं, जिसके बाद इस वक्त नेपाल में हालात बहुत ही तनावपूर्ण है। काठमांडू की स्थिति अगर बताई जाए तो वहां पर इस वक्त कर्फ्यू की स्थिति और इसके साथ ही तनावपूर्ण माहौल है। लोगों को समझाया जा रहा है कि सरकार के फैसले पर वो सोचे समझे और उसके बाद कदम ले, लेकिन इन लोगों ने जैसे ही फैसला आया कि कुछ कंपनियों को बैन किया जा रहा है, इसके बाद ये संसद परिसर में दाखिल हो गए, जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से नेपाल के झंडे को उछाला जा रहा है और वहां पर लोग नारेबाजी कर रहे हैं ओली सरकार के खिलाफ। उनका कहना है कि सरकार अपना फैसला वापस ले, क्योंकि इनफ इज इनफ और ये बर्दाश्त नहीं होगा कि आप हर चीज को कंट्रोल करें। सोशल मीडिया को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, इसी बात का ये विरोध चल रहा है, जिसकी तस्वीरें लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। और इस वक्त आपको बताएं कि 8 सितंबर को जब युवा सड़क पर उतरे तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई। काठमांडू में संसद तक ये पूरी भीड़ पहुंच गई, जहां की तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। संसद परिसर के भीतर की तस्वीर है, हजारों की संख्या है इनकी, जो कि सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। पुलिस के साथ भिड़ंत के बाद सेना को एक्शन लेना पड़ा। वहां पर स्थिति को कंट्रोल करने के लिए वाटर कैनन से लेकर
और आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े ताकि इनको कंट्रोल किया जा सके और इनको वहां से कहलिए का ठुला बुद्धिजीवी हूँ भन्नेहरू के भन्ने आँट गर्दैनन् भने बिचराहरूको यो हामी हुन त सिमानाको छलफल सार्वभौम सत्ताको छलफल स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको छलफल गरिरहेका छौँ नि। मान्छे पहिले आफै स्वतन्त्र छैन, आफ्नै खोपडी स्वतन्त्र छैन, आफै चिन्तन स्वतन्त्र ढङ्गले चिन्तन गर्न सक्दैन भने अनि त्यसले स्वतन्त्रता कहाँबाट स्वतन्त्र ल्याउँछ? अलि घाक बुद्धिजीवीहरूको एउटा घाक पत्रिकामा आज एउटा इन्टरभ्यू देखाएको थिएँ मैले, भव्य तस्बिर समेत, व्यक्तित्ववाला तस्बिर समेत आएको थियो। मेसेज बुझ्न नसक्ने, मेसेन्जरमाथि नियन्त्रण गर्ने भन्ने तुकबन्दी कस्तो राम्रो छ। मैसेज। तो आप नेपाल के प्रधानमंत्री की बात सुन रहे थे। केपी शर्मा ओली कह रहे थे कि वो सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं है, उन लोगों के खिलाफ हैं जो कि उनके देश को कमजोर करना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है और युवाओं को इस बात को समझना होगा कि जब कोई ताकत देश को कमजोर करती है तो फिर वहां पर आपको सख्त एक्शन लेने पड़ते हैं और उसी तरीके के एक्शन वहां पर नेपाल सरकार ले रही है और इसका विरोध हो रहा है। लेकिन सरकार लगातार ये समझाने की कोशिश कर रही है कि युवाओं को अपना प्रदर्शन रोकना होगा। लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रदर्शन की तस्वीर, हजारों की संख्या में युवा इस वक्त संसद से लेकर सड़क तक पहुंचे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वो किसी मूड में नहीं दिख रहे हैं कि वो पीछे हटेंगे। वहां पर लाठियां भांजी जा रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ताकि उनको वहां से हटाया जाए, क्योंकि कर्फ्यू भी है। बावजूद इसके जब वो मान नहीं रहे हैं तो एक तरफ संबोधन भी किया गया। उनके प्रधानमंत्री का ये कहना है कि भाई खिलाफ हम सोशल मीडिया के नहीं है, किसी ऐप के नहीं है, बल्कि जो लोग इस देश को कमजोर कर रहे हैं, ऐसे अराजक तत्व जो देश को कमजोर कर रहे हैं, देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उन पर कंट्रोल हम करना चाहते हैं। और उसी कड़ी में ये एक कदम है जिस कदम का देखिए विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ युवा ही इसका विरोध कर रहे हैं, यानी कि वो तबका जो कि सोशल मीडिया से बहुत कनेक्ट है और सोशल मीडिया को एक बहुत बड़ी ताकत मानता है। जेनजी इसे कहा जा रहा है, लेकिन संभवतः ये भी है कि जेनजीज के अलावा भी कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया से बहुत कनेक्ट हैं और वो आज काठमांडू में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी 2 तस्वीरें आपके सामने लगातार। और इसी